दोस्तों नमस्कार। ये कैपिटल हिल है और कैपिटल हिल आपके जहन में ये नाम आते ही आपको बहुत कुछ अतीत के पन्ने याद आने लगे होंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे और उनके चुनाव हारने के बाद किस तरीके से कैपिटल हिल के भीतर दंगे तक हो गए, जो तोड़फोड़ मची और जिस तरीके का सलूक कैपिटल हिल के भीतर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया। उस दौर में यह सवाल बहुत बड़ा हो गया था कि दुनिया के सबसे पुराने राजनीतिक तौर पर जिसकी पहचान लोकतांत्रिक देश के तौर पर है, वहां पर क्या ऐसी परिस्थिति पार्लियामेंट के भीतर हो सकती है जो कैपिटल हिल है। लेकिन आज सवाल उससे हटकर है, क्योंकि इस बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप बाकायदा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के जरिए एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कमला हैरिस चुनाव जीत गई तो फिर चीन का वर्चस्व अमेरिका पर हो जाएगा और उनके सामने कमला हैरिस एक बच्चे की तरह है, जो जिद्दी है, जो आलसी है। और दूसरी तरफ कमला हैरिस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की जीत इस देश को एक तानाशाह के तौर पर मिलेगी। यानी एक तरफ तानाशाह और दूसरे तरफ बच्चे का जिक्र, वह भी चीन के सामने। लेकिन सही मायने में बहुत कम दिन जब चुनाव को लेकर बचे हुए हैं, उससे पहले इस देश के अलग अलग मुद्दों के आसरे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस हो, अगर उन मुद्दों को टटोलना आप शुरू करेंगे तो कई सवाल एक साथ इस दौर में उठ रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं उठे थे। सवाल तो यही हो चला है, क्या वाकई युद्धरत देशों में अमेरिका की अपनी पोजीशन क्या है। इजराइल और ईरान अगर आमने सामने खड़े हैं तो इजराइल जिस ताकत के साथ बढ़ रहा है उसको ताकत देने में और अमेरिका के इशारे पर युद्ध को रोकना और युद्ध को जारी रखना, क्या ऐसी स्थिति में अमेरिका आकर खड़ा हो गया है। रूस को अलग थलग अमेरिका कर नहीं पाया, लेकिन यूक्रेन की परिस्थितियां भी बहुत नाजुक हो चली है और शायद यही वो वजह है कि एक तरफ बाकायदा सामरिक युद्ध की परिस्थिति और दूसरी तरफ व्यापार, बिजनेस या कहें देश की इकोनॉमिक पॉलिसी और उसका संकट में आना, उनसे जुड़े हुए सवाल एक झटके में बहुत बड़े हो चले हैं, जो शायद अमेरिकी जनता को अच्छे भी लग रहे हैं और अमेरिकी जनता को तय भी करना है कि उसे किस रास्ते चलना है। With your help, 12 days from now, we are going to win Nevada, we are going to defeat Kamala Harris, and we are going to make America great again. Right? Relatively, but we gave a lot of it to Afghanistan. What a mistake. What a bunch of dopes. Remember this? They took the military out first. No, you take the military out last. So stupid, so sad. 15. जो यहाँ के तमाम जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के तमाम न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन हैं और अलग अलग तरीके से जो भी रिसर्च इस दौर में दोनों के चुनाव को लेकर हो रहा है, उसमें कोई ये कहने की स्थिति में अभी भी नहीं है कि चुनाव जीतेगा कौन। किसी जगह पर कमला हैरिस आगे हैं, किसी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। किसी मुद्दे को लेकर कमला हैरिस अच्छी लगती है, किसी मुद्दे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातें लोगों को रास आ रही है। और शायद यही वो वजह है कि हम कैपिटल हिल के सामने आज इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उन मुद्दों को लेकर जॉर्ज बुश के दौर से अभी तक सैकड़ों बार ये मुद्दे उठ चुके हैं और उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उनकी लोकप्रियता आंकी जा रही है। अगर सबको एक साथ समाहित कर दीजिएगा तो कई सवाल आपके जहन में होंगे। मसलन टैक्स का सवाल, वो टैक्स कॉरपोरेट का डोनाल्ड ट्रंप माफ कर देंगे, जनता के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनता की राय बहुत साफ है कि कॉरपोरेट का टैक्स माफ हो सकता है, लेकिन जनता के ऊपर टैक्स तो जारी रहेगा। यह फुसलाने और बहलाने की बात है।
दूसरा सवाल इमिग्रेशन का है। इमिग्रेशन क्या वाकई अभी तक जितनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका में आ रहे हैं, क्या उस पर डोनाल्ड ट्रंप आते ही रोक लगा देंगे, या ये कहने की बात है क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से इमिग्रेट लोगों का रिहाइश रही है और वह इस धारा में शामिल होते चले गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस इकोनॉमी का है जो इकोनॉमी दुनिया के अलग अलग देशों में युद्ध में झोंकी जा रही है, और उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा सवाल उस बाजार का है जिस बाजार के आसरे भारत जैसे विकासशील देशों को एक बेहतरीन बाजार के तौर पर अमेरिका न सिर्फ देखते हुए आया है, बल्कि उसका मानना भी यही है कि अमेरिकी माल कहीं खप सकता है तो दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की एक पूरी कतार है। यानी इकोनॉमी को लेकर अमेरिका के भीतर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच मुकाबला। We know this election is going to be tight. And it's going to be tight because a lot of Americans are still struggling. You know, as a country, we've been through a lot over these last few years. You think about it. We had a historic pandemic that wreaked havoc on communities, on businesses. And then the disruptions from the pandemic caused price hikes. And that put a strain on family budgets. And so people started feeling like no matter how hard they ran, they were kind of treading water. And they started worrying, will my kid have the same kind of future I had? जरा इस सिलसिले को एक एक तरीके से समझे तो अर्थव्यवस्था को लेकर जो भरोसा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है, उससे कम भरोसा कमला हैरिस में है। लगभग 44% की राय है डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है, 43% की राय है जी नहीं कमला हैरिस बेहतर है। खास तौर से ओरिजिना, मिशिगन, नेवादा, पेंसिल्वेनिया, यहां पर कमला हैरिस को लेकर बहुत लोकप्रियता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना या फिर वेस्ट काउंसिलिंग, यहां पर बहुत लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप की है। एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने छापी और उसमें बहुत साफ तौर पर कहा कि हैरिस लगभग इस वक्त 0.6% आगे से चल रही है। अगर रिजल्ट आज की तारीख में हो तो कमला हैरिस 0.6% से चुनाव जीत सकती है, लेकिन यह मार्जिन इतना कम है कि इसके बाद जो खास तौर से दो मुद्दे अमेरिका को परेशान करते हैं और कमोवेश हर चुनाव में वो सामने आकर खड़े ही हो जाते हैं, उसमें एक बड़ा मुद्दा हेल्थ केयर का है। और हेल्थ केयर में कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 9% आगे है। 51% की राय है कमला हैरिस कॉम्पिटिटिवली बेहतर है, डोनाल्ड ट्रंप को 42% की राय बेहतर लगती है। हाउसिंग को लेकर 48% कमला हैरिस के साथ हैं, 43% डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। और इन सब के बीच ट्रंप अगर कहीं पर लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे तो वो गैस प्राइस है, वो कंज्यूमर गुड्स है, वो इंटरेस्ट रेट है, और इसके साथ जो बैटल वाले स्टेट्स हैं जहां पर दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं, वहां पर ट्रंप 48% है, कमला हैरिस 47% है। यानी मुकाबले की परिस्थिति में मुद्दों के आसरे अगर आप अमेरिकी चुनाव को देख रहे हैं तो उसमें कोई ये कहने की स्थिति में अभी नहीं है कि कौन जीत रहा है, डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। सबके बीच कॉर्पोरेट टैक्स एक बड़ा मुद्दा भी हो चला है। रूस ने जिस तरीके से ब्रिक्स को सफल किया और अपने देश में अपने सम्मेलन के जरिए लोकल इकोनॉमी में आदान प्रदान व्यापार का होना चाहिए, उसको लेकर जो राय रखी गई, उससे अमेरिका के भीतर एक बेचैनी है। और यहां के तमाम सीनेटर्स का बहुत साफ तौर पर कहना है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को लेकर कोई समझौता पॉलिटिकल तौर पर नहीं कर सकता है, यानी राजनीतिक तौर पर आप समझौता करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं आई है। और इसके बाद दो सवाल बार बार उठे कि आखिर जो शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे को लेकर हो रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जब कमला हैरिस के सामने जाते हैं तब उन पर जो वो आरोप लगाते हैं वो आलसी है, वो जिद्दी है, उसमें बचपना है, और दूसरी तरफ कमला हैरिस सीधे कहती हैं वो तानाशाह हैं। यानी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अमेरिका की पहचान
जिस राजनीति को चुनाव के वक्त आगे ले जाने की रही और दुनिया के सामने हर वक्त एक नई सोच को रखने को लेकर रही है, वो शायद इस चुनाव के दौर में चुनाव प्रचार के वक्त बिखरती हुई सी दिखाई दे रही है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन और आप सीधे कहें तो जो ग्लोबल प्रॉब्लम इस दौर में इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें अगर अमेरिकी दायरे के भीतर डेमोक्रेट्स को परखे जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन्स लगा रहे हैं, उनका बहुत साफ कहना है कि इन्फ्लेशन इस तेजी से 2015 में 10% था, 2022 में 30% हो गया, आज की तारीख में वो 40% तक हो गया है। लिविंग कॉस्ट लगातार बढ़ते चला जा रहा है, फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है। तो फिर रास्ता क्या है अगर इस दौर में दोबारा से डेमोक्रेट्स आ जाते हैं तो? यहीं से सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका की उन नीतियों को लेकर उठ रहा है जिन नीतियों पर इससे पहले कभी बहस हुई नहीं। और पहली बार जो अलग अलग जगहों पर रैलियां हो रही है, चाहे वो फिलाडेल्फिया हो, चाहे पेंसिल्वेनिया हो, चाहे 2 दिन के बाद न्यूयॉर्क में ही डोनाल्ड ट्रंप को रैली करनी है, इस पूरी परिस्थिति के भीतर जो 2 सवाल सबको महसूस होने लगे हैं, उसमें इस देश की इकोनॉमी के साथ क्या वाकई अपनी ताकत को दिखाते हुए राजनीतिक सत्ताओं ने ऐसी व्यवस्था तो खड़ी नहीं कर दी जिससे अमेरिकन को लाभ हुआ नहीं, लेकिन पॉलिटिकल तौर पर जो सत्ता में पार्टी थी डेमोक्रेट्स, उन्हें लाभ हो गया। रिपब्लिकन के जरिए इन बातों का भी खुला प्रचार हो रहा है कि पॉलिसी के लिहाज से आपको 5 बरस हमें देखने चाहिए और इनके 5-4 वर्षों को देखना चाहिए। और एक कैपिटल हिल की घटना को आपको भूलना होगा, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में सब दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश के भीतर का सबसे बड़ा सवाल तो यही हो चला है। और शायद यही वो वजह है जो मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव को एक लोकप्रियता के शिखर पर भी ले गई है, जहां पर लोग सुनने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्रंप क्या कहते हैं कमला हैरिस के बारे में, कमला हैरिस क्या कहती है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। और दुनिया के भीतर जो अलग अलग नए पावर सेंटर इस दौर में उभर कर सामने आ रहे हैं, उनको लेकर इन दोनों की राय क्या है। और शायद यही वो वजह है जिसने राजनीतिक तौर पर पहली बार इन चुनाव में उन सवालों को जन्म दे दिया है जो इससे पहले कभी नहीं थे। उसमें इमिग्रेशन का सवाल तो अपने तौर पर है, लेकिन भारत की दृष्टि से देखिए तो पहली बार अमेरिका से सटे कनाडा, या कहें कनाडा और भारत के भीतर की जो दूरियां इस दौर में उभर कर सामने आई, अमेरिका खुले तौर पर कनाडा के साथ खड़ा है। और भारत की अपनी राजनीति इस दौर में रूस के साथ जाकर खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि कनाडा ने अपने तौर पर कनाडा फर्स्ट का जो नारा दिया है, उसमें अब यह भी मुद्दा कम से कम अमेरिका के भीतर उन एशियाई देशों से जुड़े हुए छात्रों के भीतर भी बढ़ गया है। और जो आप प्रवासी हैं जो कि कनाडा के रास्ते अमेरिका में जिनकी एंट्री होती है, एक एवरेज निकाला गया कि हर घंटे तकरीबन 10 लोग कनाडा के जरिए अमेरिका में इंटर करते हैं। और उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कायदा नहीं है, और इस प्रोसेस में आप कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। शायद यही वो वजह है जो पहली बार अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने लोकल पॉलिटिक्स के दायरे में लाकर खड़ा कर चुकी है, जो इससे पहले होता नहीं था, क्योंकि माना जाता था कि अमेरिका की ताकत को चुनौती देने की स्थिति में कोई नहीं है। ये अपने तरीके की एक बिल्कुल अलग परिस्थिति है जो इस वक्त कम से कम खुले तौर पर इस चुनाव में नजर आ रही है। इसका दूसरा हिस्सा सीधे तौर पर व्हाइट हाउस से जुड़ता है। और व्हाइट हाउस से उठे हुए सवाल या व्हाइट हाउस के भीतर के जो सवाल इस लोकसभा चुनाव के साथ जुड़ चुके हैं, हमें लगता है उन बातों का जिक्र हम आपसे कल करेंगे जब हम व्हाइट हाउस के पास मौजूद होंगे। तब ये सवाल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिर व्हाइट हाउस पर जो का भी कब्जा हो, क्या उनकी पहली बार डेमोक्रेट्स की पॉलिसी या रिपब्लिकन्स की पॉलिसी अपने पूर्व नेताओं से हटकर है, या मौजूदा वक्त में अमेरिका की अपनी पॉलिसी ने
राष्ट्रपति चुनाव को बिल्कुल नए मुद्दे दे दिए हैं। वो कौन सा नया मुद्दा है जो व्हाइट हाउस को प्रभावित इस दौर में कर रहा है? और आखिरी वक्त में इसीलिए बाइडन पीछे हट गए और कमला हैरिस को सामने किया गया, और ओबामा लगातार हर दिन 3-3, 4-4 रैलियों में सीधा ऐलान करते हैं, मैं इस वक्त अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के साथ हूं, यानी कमला हैरिस के साथ हूं। यह संदेश है। We will never give in. We will never give up. We will never back down, and we will never, ever surrender. Together, we will fight, 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 and win, win, win. तो कल आपसे मिलेंगे हम लोग व्हाइट हाउस में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।